Okay, good morning everyone. Now, today we are starting with the revision of chapter 5, that is emerging modes of business. Again, a very simple chapter, a very practical chapter, I would say, where if you know the basic concepts, you can write it in your own pattern, right? Okay, let's go through the introduction. Now, in this chapter, we are studying all about electronic business, right? We know the traditional way of doing business, but in this, we are studying what is the modern method, right? So, modern method में क्या आता है? E-business, that is online business, right? Okay, let us read. मैं कुछ कुछ important points पढ़ लेती हूँ from the introduction. आप उतना उतना mark कर लेना, ठीक है? Okay, e-business is an abbreviation for electronic business. In 97, IBM started using the term e-business for the first time. ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है e-business means using the internet to connect people and processes. इसको अंडरलाइन करो, ये fill in the blanks के लिए आ सकता है. E-business means using dash to connect people and processes, या to connect dash and dash, ऐसा भी आ सकता है. Then next line देखो, e-business establishes more closer and responsive relationship with partners, employees, and suppliers. It connects, adapts, and integrates IT system so companies are able to manage their business efficiently. अब यहाँ पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात करते हैं, अब बिजनेस तो ऑलरेडी सेटअप है, अब इसमें एक नया एलिमेंट हम क्या लेके आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी का, राइट? एंड दैट इज द रीजन दे से दैट इट कनेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स द आईटी सिस्टम, राइट? अगर हमको बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, सो द आईटी डिपार्टमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? आईटी सिस्टम. Okay, though the internet, it is possible to invent new and innovative ways to add value to the existing products and services without necessarily spending a lot of money, right? तो देखो अभी भी जैसे इतने सारे सोशल साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, सो वेयर द प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड, राइट, उसके नीचे उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी होती है, राइट? कि अगर आप इतना 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 ऑफ है, राइट? पहले इतना प्राइस था, अब इतना हो गया है. फिर ये भी दिया होता है दैट द जो भी सपोज ड्रेस है, इट इज मेड ऑफ विच मटेरियल, है ना, उसके भी डिटेल्स दिए होते हैं. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट अ वेरी लो कॉस्ट. तो हो क्या रहा है, इससे एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ते हैं, राइट? ओके, कम टू द मीनिंग. ये वाला लाइन हमने पढ़ा है एंड ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी था. द टर्म ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस derived फ्रॉम द टर्म्स डैश एंड डैश, राइट? इट इज derived फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स. सो इसको अंडरलाइन कर लो. ओके, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, द टर्म ई बिजनेस इज इमर्ज्ड when the IBM coined the term in the late 90s, right? We already saw this. तो इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. Yes, जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज इंपॉर्टेंट. Some people use the term e-business and e-commerce interchangeably, but they are not synonyms. Okay, e-business is different, e-commerce is different. अब देखो फर्क क्या है. E-commerce refers to buying and selling online. This is e-commerce, right? Whereas e-business encompasses all businesses which are conducted online. E-commerce is a branch of e-business. तो ये आपको आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी है कि कौन किसका सबसेट है, राइट? अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको ये भी बताया था, e-business is a wider term. उसका एक ब्रांच है ई-कॉमर्स, राइट? मैंने आपको ये आई थिंक ऐसे फॉर्म ये ड्रॉ करके भी बताया था. सो ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स फर्स्टली दे आर नॉट इंटरचेंजेबली यूज्ड, दोनों में बहुत फर्क है. और ई कॉमर्स इज अ वेरी स्मॉल टर्म इन कंपैरिजन टू ई बिजनेस, राइट? ई कॉमर्स में क्या आता है? ई कॉमर्स में हम जो कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर वैल्यू और फॉर मनी इज वर्थ, राइट? दिस इज ई कॉमर्स. जो ऑनलाइन हम ट्रेड करते हैं या हम जो खरीदते हैं, राइट, दैट इज ऑल ई कॉमर्स. अब ई बिजनेस में हर वो चीज आती है जो ऑनलाइन की जाती है. दैट इज वाई इट इज अ वाइडर टर्म. इसलिए लिखा क्या है, इफ यू रीड द ई बिजनेस का लाइन अगेन, I'll just highlight that part. E-business encompasses
all businesses which are conducted online, right? तो अगर हम ये क्लासेस की बात करें तो इसको भी हम ई बिजनेस में कंसिडर कर सकते हैं, राइट? सो ई बिजनेस में हर वो चीज आती है जो ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है. ओके, सो द क्लासेस पार्ट इज नॉट ई कॉमर्स, राइट? द क्लासेस पार्ट इज कम्स इन ई बिजनेस. ठीक है. सो वाइल यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन, मेक श्योर कि आप ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स आप वो लिखो, राइट? जो अभी हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा. एंड मेक श्योर टू राइट डाउन दिस पैराग्राफ एज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, द कंक्लूडिंग पैरा ऑफ योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि दिस इज अ परफेक्ट वे टू एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है. ओके, अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस में, नाउ इफ यू रिमेंबर हमने कुछ 5 पॉइंट्स पढ़े थे, राइट? देखो नीचे क्या थे. बी टू बी, बी टू सी. ओके, नेक्स्ट पेज पे सी टू बी, सी टू सी, बी टू ए, सी टू ए. ठीक है. नाउ क्विकली बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग दीज पॉइंट्स, ओके, give me one quick example of B2C. चलो everybody give me a quick example of B2C. राइट, ऑब्वियसली ये जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, Amazon, राइट, फ्लिपकार्ट, eBay. ठीक है, तो ये सब किस में आता है? These come in business to consumer, where business has listed its products on the platform, right? And we select them and we get the commodity या जो भी प्रोडक्ट हमको पसंद आया है at the price which has been given over there. ठीक है, इसमें से मैं कुछ important points पढ़ लेती हूँ. Make sure that you include them while you're writing this. Okay. Customer identifies a need, searches for the product to satisfy the need. Okay, simple सी बात है. If today if I feel that I need some dresses, so I now when I know that I need, so then I will go online and I will search for the product to satisfy my need. तो अगर आप देखते हो, this first line is somewhere sums up the first step, right? Okay, फिर क्या होता है? Customer selects the vendor, negotiates a price. Customer receives the product, makes payment, gets warranty. Okay, as the name implies, B2C transactions have business firms at one end and customer on the other hand. Okay, अब जब भी आप ये point learn करते हो, what you can make sure of it कि इसका B2C का जो first para है, the first para is nothing but the steps to complete the transaction. मतलब मुझे पता है कि मुझे नीड है, तो मैं ऑनलाइन जाती हूँ, मैं प्रोडक्ट को सर्च करती हूँ, खरीदती हूँ टू satisfy my need, right? Then I get the product, then I make the payment, then I get services and warranty. ठीक है, this is nothing but the exact procedure, the exact steps to complete the transaction. ठीक है, फिर yeah, sorry, it is eBay is not B2C platform, it is C2C. Correct, yeah, eBay is C2C. ठीक है, तो make sure that you include eBay not in B2B but in C2C. जैसे OLX है, राइट, वैसे ही eBay होता है. It deals with the used products, right? Okay, so this is the first para of B2C. Next में देखो, again simple सी चीजें दी हुई हैं. I'll just highlight the ones. Okay, these include promotion, product information, review of the product, delivery of the product at the doorstep. Again, ये क्या बता रहे हैं? आप अपने बिजनेस को अगर ऑनलाइन लेके जाते हो तो क्या क्या काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको. तो प्रमोशन हो जाता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, फिर नीचे उसी प्रोडक्ट अगर किसी और ने भी खरीदा है तो उसके रिव्यूज दिए होते हैं, सो दैट अगर आज मैं खरीद रही हूँ एंड इफ आई जस्ट go through the reviews, somewhere I feel trustworthy, right? And then I also get the delivery at the doorstep. ठीक है, तो this is an advantage rather for the consumer. Okay, the cost of the product and services is kept low. This method and the speed of transaction is also faster. ठीक है, खैर this depends on the site to site. कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी it is delivered within a week.
ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑल्सो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, कम टू द फोर्थ पॉइंट, C2C। ओके, इसमें देखो आप क्या लिखोगे, there are consumers on both end, right? There are consumers involved. Then C2C involves electronically facilitated transaction between consumers through some third party. जैसे अगर हम OLX की बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन बन जाएगा, OLX बन जाएगा, right? And there are two consumers on different end. Okay, a consumer, a common consumer posts an item for sale and other bids to purchase it. The sites are only intermediaries just to match the consumers. Intermediaries मतलब क्या, हम जैसे अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो अगर उसमें जो एजेंट्स होते हैं, है ना, एजेंट्स क्या करते हैं, वो दो लोगों को मिलवाते हैं, फिर वो दो लोग ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी OLX इज जस्ट अ इंटरमीडियरी, इज अ मीडियम वेयर इट कनेक्ट्स द टू पीपल, ठीक है। तो सपोज अगर आज मेरे पास मेरे घर पे कोई फर्नीचर है विच आई डू नॉट नीड, तो मैं सिंपली उसका फोटो क्लिक करके आई विल पोस्ट इट, उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिखनी है, जो मुझे प्राइस सेट करना है, फिर देयर इज आल्सो एन ऑप्शन वेयर आई कैन राइट वेदर इट इज नेगोशिएबल और इट इज नॉन नेगोशिएबल, है ना, एक ये भी ऑप्शन आता है, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। सो देन इफ देयर इज अनदर कंज्यूमर समवेयर एनीवेयर सिचुएटेड, देन ही विल ओनली टाइप फर्नीचर, तो उसको मेरा भी दिखेगा, ठीक है। ओके, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, द इंटरनेट अलाउज लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म्ड, दीज फोरम्स आर वेरी इंटरैक्टिव, redressal of complaints is also possible through groups, example eBay, देखो यहाँ पर eBay का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, so eBay is not a B2C, it is a C2C, ठीक है। अच्छा, अब ये जो .5 और .6 है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा आंसर आता है तो सिर्फ ये इनिशियल के 3-4 मत लिखना, मेक श्योर टू इंक्लूड दीज एज वेल, ठीक है, बिकॉज ये रिसेंटली एड अप हुए हैं। अगर आप 2-3 साल पहले का पोर्शन उठा के देखते हो तो उसमें ना सिर्फ ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव दीज पॉइंट्स हैव बीन एडेड रिसेंटली, ठीक है। सो देयर इज अ नीड टू राइट बोथ द 5th एंड द 6th पॉइंट। मैं पढ़ लेती हूँ दोनों ही। अच्छा, business to administration. This part of e-commerce encompasses all the transactions which are conducted online between the business and public administration. Example, registration of companies, payment of taxes, getting permissions, etc. Right? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर business is paying something such as taxation, या जैसे अगर मुझे कंपनी अगर फॉर्म करनी है, ठीक है, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ROC को जाकर सबमिट करती हूँ। So your ROC is handling all the administrative work for registering a company, right? So what will the business do? The business as such, the one who wants to form a company, ठीक है, तो वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फीस वगैरह हैं, वो ROC में जाके सबमिट करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज द ट्रांजैक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी टू एडमिनिस्ट्रेशन है, बट कर कौन रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर to administration model encompasses all the transactions, electronic transactions, ठीक है, between individuals and administration, for example getting passport, आधार कार्ड, लाइसेंसेस etc. तो यहाँ पर हम कंज्यूमर जाके हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो फीस हैं, जो एप्लीकेबल चार्जेस हैं, वो जाके रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सबमिट नहीं करते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ये पहले एक्चुअली में फिजिकल सबमिशंस होते थे, बट नाउ व्हाट डज इट से, that it is electronic transaction. तो पासपोर्ट से लेके लाइसेंस टू आधार कार्ड टू पैन कार्ड, all these things are conducted online, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिशनल मेथड अब पूरी तरह से वैनिश हो चुका है, that is also applicable today, but then if somebody wants to you know from start to end, अगर उसको प्रोसीजर ऑनलाइन करना है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। there are also intermediaries who help you to complete your entire procedure. Okay, so these are all the types of transactions, right? Okay, एक सिर्फ ये सब हेडिंग, ये इंट्रोडक्टरी लाइन देख लो, ये ट्रांजैक्शंस की। viewed from this perspective, a firm electronic transaction and networks can be visualized
as extending into 6 directions as follows. इसको अंडरलाइन कर लो. तो जब भी आप ये 6 ट्रांजैक्शंस लिखोगे, उसका एकदम जो ऊपर लाइन होगा वो ये होगा. ठीक है. This is a correct way to give the introduction of the 6 transactions. 6 directions are as follows. Directions लिखो या transactions लिखो, but directions is a more appropriate word because they are speaking of visualization. ठीक है. तो उस हिसाब से ओके, तो ये लाइन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. सी होगा क्या ना, एग्जामिनेशन में भी कैसा होता है, दे रीड द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, अगर आपको आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, सो ऑफ कोर्स यू विल गिव अ गुड इंट्रोडक्शन. ठीक है. फिर आप ये सारे 6 पॉइंट्स को पहले आप इन सबका सब हेडिंग लिखोगे. तो अगेन देन दे विल रीड ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है. तो ये लाइन भी जब लिख रहे हो ना, मेक श्योर टू राइट दिस फ्रॉम हियर. यहां से कंटिन्यू मत करना, नहीं तो फिर उसका कोई एसेंस नहीं रहेगा. सो ईदर यू, इफ यू वांट, यू लीव वन लाइन आफ्टर इंट्रोडक्शन, देन राइट दिस पर्टिकुलर लाइन, फिर वापस से एक लाइन लीव करो एंड देन राइट डाउन दीज 6 डायरेक्शंस. ठीक है. तो ऐसा होता है ना कि लिख भी रहे हो तो मेक श्योर कि दिख जाए, है ना, नहीं तो फिर लिखने का पर्पस नहीं होता है. So write in such a way where you are asking them to read specifically. ठीक है. Okay. अब benefits quickly discuss कर लेते हैं. Now there is, I don't think there is any need to read them, but we'll just quickly discuss all the benefits. अब देखो, e-business करने के benefits तो obviously हैं, right? I don't think that anybody should be having a doubt regarding the benefits. First क्या है, easy formation, right? सब कुछ ऑनलाइन करना है, एक दिन में भी पूरा चीज सेटअप हो जाती है. ठीक है. Provided if there is no need to take grants or permissions, which usually isn't. ठीक है. So you just have to list the product. जो भी एंटिटी है, सपोज मेरे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने हैं, तो फर्स्टली फ्लिपकार्ट और मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट किया जाएगा. ठीक है. अग्रीमेंट करने के बाद देन सिंपली आई गेट एक्सेस टू दैट प्लेटफॉर्म एंड देन आई कैन सिंपली लिस्ट इट एंड देन कंज्यूमर्स कैन व्यू इट इजिली, राइट. तो हार्डली 1-2 दिन का प्रोसीजर है. तो फॉर्मेशन तो इजी है, कहीं जाके भटकना नहीं है, राइट. जैसे अगर हम मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, सबसे पहला ये कंफ्यूजन तो ये आता है दैट व्हाट अबाउट लोकेशन, करेक्ट. तो लोकेशन इज सच अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है. सेकेंड वन देखो, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आई वुड से जरूरत नहीं है. ठीक है. देयर इज नो फिजिकल ऑफिस, है ना. देयर इज नो मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, राइट. देखो इसमें क्या क्या लिखा है. इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो as compared to the traditional business, as the store does not have physical existence and can be managed with less manpower. So only you need those people who can handle the platform correctly. उतना आपको मैन पावर लगेगा, बाकी इंफ्रा की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. He can do fabulous business. He does not require much of the investment. ठीक है. Okay, but have contact network, he can do fabulous business. Okay, so lower investment requirement. Next, convenience. अब of course convenience ऐसा होता है क्या कि अगर आप फ्लिपकार्ट को रात के 1 बजे खोलो तो वो बोलेगा कि कम सुबह आना, नहीं होता है, राइट. इट इज 24/7 365 days of the year. ठीक है. फर्स्ट लाइन ही देखो वही दी हुई है. Then e-business is truly a business that has enabled and enhanced electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. ठीक है. सो मेक श्योर टू राइट दिस लाइन. इट सम्स अप द जो सब पॉइंट है, कन्वीनियंस, एनीवेयर, एनी टाइम. ठीक है. और आपको जो चाहिए आप वो सर्च कर सकते हो, कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट. नेक्स्ट, स्पीड. Of course, speedy तो है. It is just a click of the moment where you just have to search what you require and the products are in right in front of your eyes. तो speedy तो है ना. देखो क्या लिखा है. Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of the mouse. So make sure to write this click of the mouse वाला जो point है. Next, global access है, right. ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ वो एक स्टेट में ही चलेगा. ग्लोबल एक्सेस है. इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. On one hand, it allows the sellers
and access to global market. On the other hand, it offers a freedom to the buyer to choose the product almost at any part in any part of the world. No need of face to face interaction. ठीक है, तो आपको एक्चुअली में जाके किसी से मिलना नहीं होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. यू लाइक इट, यू क्लिक इट, यू गेट इट. सिंपल बात है. ठीक है. पॉइंट 6, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पेपरलेस सोसाइटी. राइट, देयर इज नो डॉक्यूमेंट्स. जैसे अब मैंने आपको बोला कि अगर मुझे फ्लिपकार्ट के साथ भी अग्रीमेंट बनाना है तो वो अग्रीमेंट भी ऑनलाइन होता है ना. सो यू जस्ट नाउ एवरीथिंग यू कैन जस्ट सेव इट. राइट, अगर कोई प्रूफ वगैरह की जरूरत है तो जरूरी नहीं कि एक प्रॉपर एक 10 पेज का ही अग्रीमेंट की कॉपी, फिजिकल कॉपी हो मेरे पास. राइट, सो फॉरगेट अबाउट द अग्रीमेंट विद द फ्लिपकार्ट. बट इवन अब बिलिंग वगैरह जो होता है ना, आप कुछ खरीदने जाओगे, यू गेट अ बिल टुडे, बट इफ यू परचेस इट ऑनलाइन तो एक वो आपको ऑनलाइन ही बिल जनरेट कर लेता है रिगार्डिंग व्हाट इज द प्राइस, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, वारंटी कितनी है, कितना % ऑफ है, so on and so forth. So of course it is turning into a paperless society. Right, next, government support. Government provides a favorable environment for setting e-business. This support ensures maximum transparency. So of course government is also encouraging because it is an era of digital platforms, right? So I don't think that there is any kind of uh, a situation where a government would not want ki the society should turn into digital. अब तो payments वगैरह because of pandemic हर चीज, अब एक छोटे से दुकान पर you will get that code to pay through GPay or whatever it is, right? So it's because they are encouraging rather, right? And the last one is easy payment. It is done by credit card, fund transfer, etc. इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, है ना. तो ऐसा नहीं होता है कि रात को अगर 3 बजे आप शॉपिंग करोगे तो आपका बैंक डिनाई कर लेगा. राइट, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल राउंड द क्लॉक. ठीक है. सो आई थिंक अगेन इफ यू जस्ट लर्न द सब हेडिंग्स, आप यहाँ पर अगर एक लाइन लिखी हुई है तो आप एटलीस्ट 5 लाइन्स लिख सकते हो. बट इतना भी ड्रैग मत कर लेना कि एक्चुअली में लगे कि आपने फेंका हुआ है ना. सो देयर इज अ थिन लाइन रिगार्डिंग कि भाई आपने जो पढ़ा है आप वही लिख रहे हो और आप लॉजिकल लिख रहे हो एंड यू आर एक्चुअली ब्लफिंग इट. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट क्रॉस दैट लाइन. यस, नेक्स्ट, लिमिटेशन, लैक ऑफ पर्सनल टच, है ना. जैसे अब अगर हम अपनी बात करें, सो वी लाइक टू परचेस ऑनलाइन, है ना. देयर इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, हमने अब इतनी बार शॉपिंग की है. बट देन इफ वी स्पीक ऑफ आवर मदर्स और यू नो अ लिटिल जनरेशन हायर, they would not like to purchase, है ना. उनको लगेगा कि हम इन्वेस्ट करें अपना पूरा दिन, but we purchase those commodities which we have seen, which we have felt, right? So on and so forth. Delivery time is example देखो, Amazon now assures 1-day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely, है ना. अब वो they assure, गारंटी देते हैं क्या वो? नहीं ना, there is no guarantee. And we are not just concerned with Amazon. बाकी भी साइट्स हैं जहां पर डिलीवरी डिले हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, सिक्योरिटी इश्यूज ये होते हैं. ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस. ऑल्सो इट इज इजियर फॉर हैकर्स टू गेट फाइनेंशियल डिटेल्स. इसको अंडरलाइन कर लो. दिस ये लाइन आनी चाहिए इफ यू आर राइटिंग सिक्योरिटी इश्यूज which causes disturbance among potential customers. तो फिर बाकी customers they try to take a step back कि खरीदें नहीं खरीदें, किसी ने हैक तो नहीं कर लिया, किसी को हमारा पासवर्ड तो नहीं पता चल गया, या जो भी कोड वगैरह है. राइट, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, समटाइम्स गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफियरेंस. अच्छा, ये ज्यादा होता नहीं है इसलिए इन्होंने एक समअप, एक वो बोलता है ना कि पॉइंट ऐड अप करनी है तो ऐड कर लेते हैं, तो बस ये वही किया है. तो देखो 2 चीजें लिखी हैं, मेरिट में गवर्नमेंट सपोर्ट था और नीचे अचानक से ये लोग इंटरफियर कर रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन, आई वुड से थोड़ा प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट है. लास्ट इज हाई रिस्क. रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज, है ना. इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन. तो अगर बाद में जाके पता चलता है कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडर था या ऑनलाइन सेलर था ये तो फ्रॉड निकला, तो अब इसको कैसे ट्रैक करना है, कहाँ से ट्रैक करना है, कैसे पता चलेगा दैट वेयर इज ही ऑपरेटिंग फ्रॉम, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. So that is why they are saying it carries high risk.
ओके okay, now come to the next point, next concept quickly. We'll just read and then we'll take a little break. Okay, first ये क्या है point? Online transaction. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये important आ सकता है. This can come for 5 marks. What is the procedure of online transaction? है ना? If you remember, we had completed 3 points in this. Procedure complete करने के लिए 3 point है. First क्या है? Registration, placing an order, and of course payment. Okay, quickly I'll just read 2 lines from each point. Registration. Okay, before online shopping one has to register with the online vendor, है ना? तो फ्लिपकार्ट अगर आप खोलते हो तो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखते हैं, आपको पहले वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा. योर नेम, योर फोन नंबर, योर एड्रेस, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप. ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, इसको अंडरलाइन कर लो. दैट रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. फिर द कस्टमर नीड्स टू लॉग इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट. फिर कौन से डिटेल्स होते हैं आपको वो लिखने हैं. कस्टमर का ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका एड्रेस एंड अदर डिटेल्स. ओके, फॉर सिक्योरिटी रीजन द बायर्स अकाउंट एंड हिज शॉपिंग कार्ड इज ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड व्हाइल ब्राउजिंग. है ना? तो कभी कभी कोई चीज पसंद आ जाती है पर अब उसको खरीदना चाहिए इमीडिएटली या नहीं खरीदना चाहिए, वो कंफ्यूजन में फॉर द टाइम बीइंग वी शिफ्टेड टू द शॉपिंग कार्ट, राइट. नेक्स्ट, देन यू फाइनली प्लेस द ऑर्डर. तो इसमें देखो क्या दिखा हुआ है. इट इज द सेकंड स्टेप. When a customer likes the product, he she puts the product in the shopping cart. फिर shopping cart gives a record of all the items which have been selected. फिर number of units, quantity, so on and so forth. Then the buyer then proceeds to the payment option after selecting the product. So payment is the last one, right? So it is the third step of the, and it is the last and the third step of the online transaction. फिर आप कैसे पे कर सकते हो? या तो डिलीवरी आने पर, कैश ऑन डिलीवरी, COD, चेक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड और डिजिटल कैश. दिस डिजिटल कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. ये इसको अंडरलाइन करो, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए था. इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिटकॉइन. इट हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. ठीक है. सो पेमेंट आप जब लिख रहे हो थर्ड पॉइंट, उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस लिखना है एंड यू कैन जस्ट राइट 2 लाइंस फॉर ईच पॉइंट. ठीक है. So this is the procedure of online transaction. अच्छा, आप जब ये वाला लिखो, अगर आपको ये वाला आता है, so make sure कि आप ये जो ना डायग्राम है ना, इसको भी इंक्लूड करो यही आंसर में. और उसका एक लाइन लिख सकते हो, जो लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है. So online transactions are easier and result oriented than traditional business. Write this as the line before drawing this diagram. ठीक है. Buyer finds the seller, selection of goods, negotiates price, delivery, सेल फिर होता है फाइनली, फिर आप पे करते हो, और फिर पोस्ट सेल एक्टिविटीज जैसे डेमो और वट एवर इट इज, या वारंटी अगर कोई दी होती है ना, या फिर आप प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो विद इन फ्यू डेज. वो भी लिखा होता है कि आपको रिटर्न करना है, सो मेक श्योर टू रिटर्न इट बिफोर. फिर वहां पर एक डेट दी होती है. सो दिस ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन पोस्ट सेल एक्टिविटी. इफ द if the product does not satisfy your need, you can also return it. ठीक है. Okay, so next one is, what is the next point? Outsourcing. Okay, outsourcing क्या होता है? If you remember, I had already given you an example. एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी now is working on a very large scale, ठीक है, बट उनके जो लीगल, उनका जो लीगैलिटी का जो भी काम है, उन्होंने वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी लीगल एडवाइस है, वट एवर इट इज, क्या लिखा था? एज क्रिप्टो करेंसी
दैट इज व्हाई दे हैव नॉट रिटन द एग्जांपल इन द टेक्स्ट बुक, बट वो सिर्फ डिजिटल कैश एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था बिटकॉइन. ओके, yeah, so what I was saying about outsourcing, that there is this company which is working on a large scale. ठीक है, तो उनका जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, उन्होंने वो सारी चीजें कोई दूसरी फर्म को हैंडल करने के लिए कहा है ना. तो व्हाट हैव दे डन, दे हैव आउटसोर्स्ड देयर लीगल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो सपोज आई विल राइट हियर, एक कंपनी है, ठीक है, दिस इज द कंपनी, और एक फर्म है. Now this firm is handling all the legality aspects of all the different companies. ये firm सिर्फ ये company के लिए काम नहीं करेगी. This firm is working for say 10,000 companies at one time. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो कंपनी है, ये फर्म को बोल नहीं सकती है कि सिर्फ तुम हमारे लिए ही काम करो, because this firm is designed to work for different companies and to handle सारी कंपनीज का जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं. तो यहाँ पर ये वाली कंपनी ने क्या किया है, अपना जो लीगैलिटी डिपार्टमेंट है या जो भी लीगल फॉर्म है, जैसे कंप्लायंस कब करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन से ऑफिसेज में, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या कंपनी के ऊपर अगर किसी ने केस फाइल किया है तो उसको आगे तक कैसे लेके जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब ये कंपनी का जो ये डिपार्टमेंट है, ये कौन हैंडल करेगा, ये फर्म हैंडल करेगी. नाउ दिस फर्म बिकम्स एन आउटसाइडर, राइट. सो व्हेन यू transfer your one department or one aspect to some third person, this process is called as outsourcing. ठीक है, क्योंकि देखो कंपनी आउटसोर्स क्यों करेगी, क्योंकि ना उसके पास टाइम है इतना कि वो सब ये सब अब करते बैठे, ना ही उसके पास रिक्वायर्ड मैन पावर है who handles this particular department of the company. So rather than hiring people and then explaining them things, वो डायरेक्टली वो काम उठा के एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. ठीक है, आई विल रीड द इंट्रोडक्शन, मार्क करते जाना जो जो मैं हाईलाइट करती हूँ. ओके, आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी टू अ एजेंसी, है ना. तो यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक बिजनेस, कौन सा स्पेसिफिक बिजनेस आउटसोर्स किया, जो मेरे लीगैलिटी एस्पेक्ट था, ठीक है, वो मैंने पूरा का पूरा एक एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, मोस्टली द नॉन कोर एरियाज सच एज सैनिटाइजेशन, security, household pantry, etc. They are outsourced by the company. The company makes a formal agreement with this particular agency. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्योरिटी दिया है ना, तो कंपनी अब वो जो सिक्योरिटी है वो खुद से तो नहीं ढूंढेगी, राइट. दे वुड मेक एन अग्रीमेंट विद द सिक्योरिटी एजेंसी, और फिर वो एजेंसी सिक्योरिटीज को भेजती है, जितने भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कंपनी में, राइट. या जैसे यहाँ पर सैनिटाइजेशन है ना, वो खुद से तो अरेंज नहीं करेंगे. सो दे विल get into the association with some agency who provides these sanitization facilities, right. Okay, the agency can send required manpower to the company. ये एजेंसी भेज रही है कंपनी में, ठीक है. द एजेंसी चार्जेस द कंपनी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है. with the help of outsourcing the company can focus on core areas. very important line. तो मतलब उन्होंने ये जो ऊपर ऊपर के जो काम है अगर वो आउटसोर्स कर दिए, तो वो लोग फिर जो उनका प्राइमरी बिजनेस है उस पे ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा ये जो एग्जांपल है आउटसोर्सिंग का, ये एक बार फटाफट से पढ़ लो. वेडिंग प्लानर्स को भी हम आउटसोर्सिंग में इंक्लूड कर सकते हैं क्या, राइट क्योंकि हम उनको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं कि भाई आपको जिस हिसाब से प्रिपरेशन करना है आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, राइट. वी जस्ट टेल देम द बजट कि हमको इतने बजट में इतना इतना सब कुछ चाहिए, फिर वो कहाँ से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, हाउ इट विल लुक, right, from handling various activities. So what have we done here, we have outsourced the entire wedding arrangements, right, to some wedding planner. तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा है in the same way arrangements for wedding anniversary birthday celebration can also be outsourced. ठीक है,
अच्छा, इसके भी क्विकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, देख लेते हैं एंड देन विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग? कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं, राइट? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड सेव्स द टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कॉस्ट भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि हमारा टाइम बच रहा है, क्योंकि हमने जो जो चीजें हैं वो हमने आउटसोर्स कर ली, हमने एक एजेंसी पर भरोसा रख के उनको दे दिया, सो दैट दे हैंडल एंड वी फोकस ऑन द कोर बिजनेस फंक्शंस, राइट? तो यहाँ पर टाइम सेव हो जाता है एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट, है ना? हमको खुद से किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, हम एक्सपर्ट्स को ही अपॉइंट करते हैं, तो दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, राइट? तो यहाँ पर टाइम तो बचता ही बचता है, ट्रेनिंग का खर्चा भी बच जाता है, राइट? नेक्स्ट, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। इट स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, सेम चीज लिखी है, कुछ इसमें एडिशनल नहीं है। इफ यू वांट, आप सिर्फ सब हेडिंग भी लिखोगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट आई वुड से ये लिखना भी मत लाइन, नहीं तो फिर उनको लगेगा कि कुछ लिखने के लिए था नहीं, that is why you have written it. So just write the subheading when it comes to point number 2. Okay. Then third one, low manpower cost. The manpower cost is much lower than that of the host company. है ना? तो आप उनको जो सैलरीज देते हो, that is not such a big huge amount. Okay. Access to professional experts and high quality services. अच्छा, आप आउटसोर्स कर रहे हो, है ना? तो जो आपको वहां से सर्विसेज मिलेंगी, those obviously will be professional and expert services, right? You will not accept those services which are minimalistic, है ना? आप वो सर्विसेज तो आप खुद से भी प्रोवाइड कर सकते थे। अब आपके पास ना ही टाइम है, ना ही उतने एक्सपर्ट्स है, ना ही उतना मैन पावर है, इसलिए तो आपने आउटसोर्स किया है, राइट? तो अगर आउटसोर्स किया है तो यू विल ऑल्सो मेक श्योर कि बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिले, राइट? सो दिस बिकम्स एन एडवांटेज। नेक्स्ट, एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेसेस रादर देन सपोर्टिंग वंस। अब बस वही चीज है, अगर आपने जो माइनर माइनर एक्टिविटीज हैं, अगर आप उनको आउटसोर्स कर लेते हो, सो देन ऑफ कोर्स यू विल हाईलाइट एंड फोकस ऑन द मेजर एक्टिविटीज, राइट? तो अब आपको जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है उन पर ध्यान नहीं देना है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज हो गए, है ना? तो इसको हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं, तो उस पर अब ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो तो आपने आउटसोर्स कर लिया, अब आपको कोर प्रोसेस पर ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट कटिंग होगा तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स कम होंगे। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देयर इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोर एरियाज में तो आप ध्यान दोगे, राइट? फिर आपने बाहर से आउटसोर्स करवाया, सो डोंट यू थिंक कि जो नॉन कोर एरियाज है वो भी एक्सपर्ट तरीके से हैंडल होंगे, राइट? तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले आप सिर्फ कोर एरियाज पे ध्यान दे रहे थे, नॉन कोर एरियाज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर आपने नॉन कोर एरियाज को आउटसोर्स कर लिया, तो अब वो भी स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। सो यहाँ पर not only the core areas but also the non core areas have been become experts, मतलब वो उनके भी स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, राइट? तो यहाँ पर दोनों एक्टिविटीज अच्छे से कैरी आउट हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई देयर इज एफिशिएंसी। लास्ट, नॉलेज शेयरिंग। Now outsourcing enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps to develop both the companies and boosts goodwill in the industry. अच्छा, अब आप किसी के साथ अगर अग्रीमेंट बना रहे हो, आप कोई अगर चीज आउटसोर्स कर रहे हो, तो मतलब आप वो एजेंसी को अपनी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बताओगे, राइट? फिर वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा कि देखो हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड आपके कंपनी में इतने बजे तक पहुंच जाएगा, इतने बजे वहां से निकलेगा, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, सैनिटेशन में हम ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फिर आप उनको अपने एंड से बताओगे कि आपको कौन से मेजरली कौन सी फैसिलिटीज तो मिनिमल चाहिए ही, है ना? तो दिस ऑफ कोर्स दिस लीड्स टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको किन किन चीजों की जरूरत है ना? ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, which of course leads to knowledge sharing, right? So these are the advantages of outsourcing. Next, disadvantages: lack of customer focus. Okay, an outsourced vendor may be catering to the needs of multiple organization at a time. मतलब क्या? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये जो फर्म है, ये फर्म सिर्फ आपके लिए काम कर रही है क्या? सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर रही है क्या? नहीं, ये 1000 फर्म्स के लिए या 1000 कंपनीज के लिए काम कर रही है एक साथ,
तो हो सकता है कि कभी कभी वो आपको अटेंशन ना दे, उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता है ना. सो their work, their time, their effort is already, divided with so many companies. They have to focus and they have to provide the requirements to so many companies at a time. तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो आपको फोकस ना कर पाए, है ना. सपोजिटली आप कहते हो कि आपने जो हमको सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं वो अच्छी नहीं है ना. सो आप चेंज कर लो, या तो आप जो लोग भेज रहे हो उनको चेंज कर लो. तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेन को इमीडिएटली रिड्रेस ना किया जाए, है ना. क्यों? क्योंकि उनका आप सिर्फ आप पर ही फोकस नहीं है. दे आर हैंडलिंग 10 कंपनीज एट द सेम टाइम. ठीक है. सो देयर कैन बी लैक ऑफ कस्टमर फोकस. नेक्स्ट, थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. हो सकता है कि ये जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, नॉलेज शेयरिंग, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर करके बैठो. तो यहाँ पर देयर इज लीक ऑफ इंफॉर्मेशन. तो क्या है? देयर इज थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना. सो while sharing information, while giving knowledge to each other, it might happen that you only happen to leak the confidential and the secretive information. ठीक है. so this becomes a disadvantage. next, dissatisfactory service. ये तो सबसे important है. अब जितने भी experts की बात कर लो, कहीं ना कहीं हो सकता है that that particular person who's providing you services, that might not suit your needs. तो एक dissatisfaction create हो जाता है, right? Next is ethical issues. The major ethical issue is taking away employment opportunity from one's own country when the function is outsourced to a company from another country. तो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, अगर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज मुझे जर्मनी से ही चाहिए, तो यहाँ पर मतलब मैं इंडिया के लोगों को अपॉइंट ना करके बाहर के लोगों को अपॉइंट कर रही हूँ, राइट. सो यहाँ पर आई एम टेकिंग अवे द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम माई ओन कंट्री and giving that opportunity to some another country, right. So यहाँ पर there is lack of opportunities, losing of opportunities rather. And the last one is, मैं 3 दिए हुए हैं, misunderstanding of contracts. मैं कुछ अलग समझ के बैठी हूँ, आप कुछ अलग ही प्रोवाइड कर रहे हो, है ना. so there is no matching of minds. Lack of communication, poor quality services. So no matter how much you are ready to pay, कभी कभी services happen to be dissatisfactory. चलो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज बीपीओ. ओके, so BPO is basically the outsourcing of work to some third party service provider, correct, in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. अब KPO क्या है वो हम बाद में देखते हैं. Come to the next para. Business process outsourcing or BPO is a business practice in which one organization hires another organization to perform a task. देखो BPO है, अब BPO में आउटसोर्सिंग भी आ रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अब भी हमने जस्ट पढ़ा था that what is outsourcing. Outsourcing is where you hire some agency or hire another company to work for you, correct. तो यहाँ पर भी exactly same चीज लिखी है that it is a business practice in which one organization hires another company to perform a task, ठीक है, which requires to operate its business सक्सेसफुली, है ना. आप हायर क्यों कर रहे हो दूसरी कंपनी को? सो दैट वो आपके लिए कुछ काम करे, और जब वो आपके लिए काम करती है तो आपके जो बाकी के बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो सक्सेसफुली और स्मूथली रन होते हैं, ठीक है. अब देखो बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग. तो आई विल से आउटसोर्सिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर बीपीओ आता है, राइट. दैट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है. BPO refers to outsourcing of peripheral activities to an external organization. सेम चीज वापस से रिपीट की गई है. तो बेसिकली BPO क्या होता है? we all know, you must have heard that this person is working in a BPO, right. अब देखो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो. फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर सेंटर फॉर वेरियस बैंक सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा, है ना, टू इंक्रीज एफिशिएंसी. So basically what does a BPO do? BPO customer care जो रहता है ना, which works on phone calls, है ना, to address the complaints, या to basically focuses more on the communication part, right. अब ये जो BPO है
ये हर इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे यहाँ पर बैंक दिया है, बाकी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच हैव अ कंप्लीट बीपीओ अलग से डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके एडवांटेजेस देखो, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो लोग कस्टमर केयर पे जो बात कर रहे हैं, राइट, दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल पीपल, दे हैव टू बी एजुकेटेड पीपल who can perform the task efficiently. Now if you go and give an interview, है ना, कि अगर आपको बीपीओ में काम करना है, तो मैंने अभी जैसे आपको बोला मेजरली फोकसेस ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट, तो उसमें आपको जितने ज्यादा लैंग्वेजेस आते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा, राइट। ओके, आई टेल यू, ठीक है, तो पहले बीपीओ कर लेते हैं। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि कम्युनिकेशन पार्ट जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना फ्लुएंटली आप बात कर पाओगे इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, उतना ज्यादा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है, जनरल पॉइंट है ये। रिडक्शन इन cost savings can be significant. BPO not only helps to reduce cost but also increases productivity and increases revenue, right? So जितने ज्यादा I would say efficient and expert manpower आपने अपॉइंट किए हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी होगी, which would lead to increase in revenues. और अगर ये दो चीजें अगर इंक्रीज हो जाती हैं, so automatically there is some way or the other which results in saving of costs. Okay. Last, improved human resources. BPO completely focuses on human, right? So wo resources should be efficient ones. Improved human resources is another great advantage. Outsourcing gives the company the ability to get access to skilled and trained manpower at lower rates. ठीक है, अब lower rates की बात नहीं आती है. Now they also get attractive salaries. ठीक है, so ये चीज होती है यहाँ पर OCM में. एक ही चीज को एडवांटेज में भी बताएंगे, एग्जैक्टली वही चीज को डिसएडवांटेज में भी बताएंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ, अब देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। नाउ नॉट नेसेसरी कि हर जो भी आपने हर एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है उसका फ्लुएंसी हो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने डिसएडवांटेज में लिखा है, ठीक है। ऊपर फर्स्ट एडवांटेज पढ़ो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में स्किल्ड पीपल परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। नाउ डोंट यू थिंक दे विल हायर ओनली दोज एम्प्लॉइज जो एक्चुअली में भी जिनका कम्युनिकेशन अच्छा खासा है, राइट। तो अब यहाँ पर वही चीज को इन्होंने डिसएडवांटेज में लिखी है कि नॉट नेसेसरी कि हर एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन फ्लुएंसी वो हो, फ्लुएंट हो, राइट। सो नाउ देयर इज दिस, इसको बोलते हैं कि जब चीजें या कंसेप्ट्स या टॉपिक्स में कंटेंट नहीं होता है, तो जो एडवांटेजेस हैं उनको ही थोड़ा मोल्ड करके वही आप डिसएडवांटेजेस लिख लो। तो ओसीएम का टेक्स्ट बुक मेक्स यू ऑल अंडरस्टैंड कि कभी कभी जो चीज नहीं आती है उसको छोड़ मत दो, वही चीज को ऑपोजिट करके लिख लो, है ना। दैट इज वाई क्वांटिटी मैटर्स दैन क्वालिटी, एंड दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई वुड से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट टाइम जोन्स, है ना, इसलिए यहाँ पर बीपीओ में बहुत सारे आपको नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स भी दिखेंगे, राइट। यहाँ पर रात है तो इन अदर कंट्री देयर इज डे वर्किंग, डे टाइम, ठीक है। So the client and vendors operate in different countries, different zones. The difference in time can create many problems during online meeting. Oblique communication है, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क के भी इश्यूज आ सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो दैट यू हैव टू वर्क एट नाइट, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। लास्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। को मतलब इतने सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं दैट यू एट टाइम्स में लूज द ट्रैक वेयर इज योर प्रोजेक्ट हेडिंग टूवर्ड्स, राइट। तो देयर इज ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ कंट्रोल because of these so many disadvantages, ठीक है। देखो अब ना बीपीओ आप समझ गए हो व्हाट इज बीपीओ, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्टली उनका उसका फंक्शनिंग बताया है। ना लुक एट केपीओ। ना बिफोर अंडरस्टैंडिंग केपीओ, अंडरस्टैंड वन थिंग, केपीओ ऑल्सो इंक्लूड्स आउटसोर्सिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आप कोई चीज आउटसोर्स कर रहे हो, ये चीज आपका फिक्स्ड होनी चाहिए। द मेजर हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ केपीओ इज, यहाँ पर आप जो मेजर एक्टिविटीज है ना उसको आउटसोर्स करते हो,
ये है डिफरेंस. दिस इज द एसेंस ऑफ केपीओ. देखो अब, केपीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन related to knowledge and information which is outsourced to a third party service provider. KPO is subset of BPO. अंडरलाइन कर लो इसको, fill in the blanks के लिए important है. In which the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform business process but also to provide expertise around it. तो इसलिए मैंने आपको कहा कि केपीओ में आप करते क्या हो, you are outsourcing a major core activity of the company and that is why you need experts in it. तो यहाँ पर सिर्फ आप आउटसोर्स करके छोड़ दोगे ऐसा नहीं होगा. You also outsource and you make sure that you get specialized services. जैसे अगर मैं कहती हूँ मैंने अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर लिया, तो नाउ आई विल मेक श्योर कि मैंने जिनको आउटसोर्स किया है दैट इज अ फर्म वेयर ऑल द पीपल वर्किंग आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो यहाँ पर मुझे एक्सपर्ट सर्विसेज मिलेंगी, तो जिसको मैं केपीओ कहूंगी. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग केपीओ इज एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई टास्क्स. ये इंपॉर्टेंट है. आप आउटसोर्स क्या कर रहे हो, आप अपने बेसिक फंक्शंस को आउटसोर्स कर रहे हो क्या, नहीं, आप अपने हाई लेवल टास्क्स को आउटसोर्स कर रहे हो. ठीक है. टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ, अभी हमने जस्ट पढ़ा. देखो ये इंपॉर्टेंट है, केपीओ इन्वॉल्व्स आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन. अभी मैंने आपको जस्ट बताया व्हाट वाज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग वाज आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज. व्हाट इज केपीओ. केपीओ इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग ऑफ द कोर एक्टिविटीज ऑफ द कोर फंक्शंस. जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये कोर फंक्शन है. ये मेरा कोई जनरल डिपार्टमेंट है क्या, नहीं, ये मेरा कोर डिपार्टमेंट है. मैंने अब इसको ही आउटसोर्स कर लिया. तो अब मैंने जिनको आउटसोर्स किया है वो फर्म है जहां पर सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. तो यहाँ पर मुझे स्पेशल सर्विसेज मिलेंगे, एक्सपर्ट सर्विसेज मिलेंगे, राइट. दिस इज कॉल्ड एज केपीओ. दिस, ये जो आपने एग्जांपल दिया है, दिस विल कम अंडर केपीओ. ओके ओके. यहाँ पर ये डेफिनेशन भी अंडरलाइन कर लो. केपीओ, द आउटसोर्सिंग ऑफ कोर इंफॉर्मेशन. वापस से वर्ड क्या आ रहा है, कोर आ रहा है. इट इज नॉट नॉन कोर, इट इज कोर इंफॉर्मेशन related to business activities which are more important or form the integral part of the company's value chain is desirable. अब accounts department हो गया, ये क्या कोई इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, ऑब्वियसली इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी, राइट. अब मैंने ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्स कर लिया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज केपीओ, राइट. अब बस आपको इतना क्लासिफिकेशन याद रखना है. When you are outsourcing the integral function of your company to some third party, उसको आप केपीओ कहते हो. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर मेजर वर्ड्स आपको किस पर फोकस करना है, इंटीग्रल पार्ट एंड कोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज. आपने जब ये चीजों को ही आउटसोर्स कर लिया उसको आप केपीओ कहते हो. ठीक है. देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेजरली सेम होंगे. डिसएडवांटेजेस देख लो एक बार. सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चनड. ठीक है. अगेन यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकती है. द कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी अश्योर्ड. अब कौन आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका कैरेक्टर कैसा है. कैरेक्टर मतलब क्या, हो सकता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई हो, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन, अब वो लीक भी कर सकता है. नाउ दिस टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय, राइट. कैरेक्टर अच्छा होगा तो उसके पास अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तो भी लीक नहीं करेगा. अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर मतलब क्या, इफ ही वांट्स टू लीक योर इंफॉर्मेशन देन ही विल लीक इट. या लीक नहीं करना होगा तो इंफॉर्मेशन होके भी लीक नहीं करेगा. सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय. करेक्ट. नेक्स्ट क्या लिखा है, केपीओ इज टाइम कंज्यूमिंग. लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स. है ना, तो कम्युनिकेशन आसानी से नहीं होता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स हैं. ठीक है. लास्ट, रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर. अगेन रिपीटेटिव पॉइंट है. So there is a communication problem, and why there is a communication problem? Because there are cultural and language barriers. Okay. And the last one is LPO. अब अगेन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं एग्जांपल दे रही हूँ. व्हाट इज एलपीओ.
जहां पर आप अपने लीगल एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हो. सो नाउ यू विल मेक श्योर कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, दे हैव डन, दे आर ग्रेजुएट इन लॉ एटलीस्ट, या जिसने एटलीस्ट थोड़ा उनको प्रैक्टिसिंग का नॉलेज है, राइट. कम टू द मीनिंग, legal outsourcing has gained tremendous ground in the past few years in India. It achieved success by producing services such as document review, legal research, writing, drafting of briefing, etc. तो आज मैं एक कंपनी हूँ, मुझे कोई दूसरी कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट बनाना है, तो मैंने जिसको मैंने अपने लीगल एक्टिविटीज आउटसोर्स किए हैं, तो मैं उनको क्या कहूंगी कि मुझे इनके साथ अग्रीमेंट बनाना है, आप मुझे अग्रीमेंट बना के दो. या मुझे, अगर मैं जिस कंपनी जो बिल्डिंग में ऑपरेट कर रही हूँ उसका जो रेंटल ये टर्म है वो एक्सपायर हो रहा है, सो व्हाट आई टेल देम कि आप मुझे लीज अग्रीमेंट बना के दो. या मुझे अगर कुछ खरीदना है, देन आई टेल देम कि आप मुझे लीज डीड बना के दो, है ना. सो राइटिंग, ड्राफ्टिंग, या कोई लीगल रिसर्च करवानी है मुझे, है ना, या मेरी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो हैंडल कौन करेगा? ये एलपीओ हैंडल करेगा, जिसको मैंने अपने लीगल एक्टिविटीज आउटसोर्स किए हैं. सो दे विल हैंडल, राइट. सो क्या क्या हैंडल करेंगे? डॉक्यूमेंट रिव्यू, सर, रिसर्च, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑल दोज एंड थिंग्स. ओके, करेक्ट, you have classified it correctly. ठीक है, BPO is that, KPO is outsourcing the important and integral activities. ठीक है आर्यन? ओके, अब देखो इसके भी एडवांटेजेस. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग्स, है ना. तो जो लीगल ये जो है एलपीओ हैं, दे प्रोवाइड यू सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट इन कंपैरिजन देन यू परफॉर्मिंग दोस टास्क्स योरसेल्फ. उसके कंपैरिजन में कॉस्ट सेविंग होता है. ठीक है, आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू हाई लेवल टैलेंट, है ना. अब हो सकता है आपके पास उतना मैन पावर, स्किल्ड वाला मैन पावर ना हो, पर अगर आप यही लीगल एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हो, तो आपको जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दोज आर एक्चुअली ग्रेजुएट्स इन लॉ, और दे आर एक्चुअली एडवोकेट्स हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, है ना. तो ऐसा भी होता है कि पार्ट टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्ट टाइम वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको तो हाई लेवल टैलेंट वाले लोगों से सर्विस मिल रही है, तो ये आपके लिए तो एडवांटेज होगा, राइट. और थर्ड क्या लिखा है? एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट allows law firm to tailor their liabilities in response to workload and client demands. Flexible staffing also reduces firm overhead. तो this जो third point है, this is entirely combination of all the advantages. और लास्ट में जो लिखा है कि इसमें कॉस्ट कटिंग होता है ना. तो कॉस्ट कटिंग विल ऑब्वियसली लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, राइट. So these are the advantages of LPO. Disadvantages देखो, there will be a problem of authenticity as some documents need to be shared, है ना. तो यहाँ पर आपको कुछ important documents LPO के साथ share करने ही पड़ेंगे, तो obviously there would be leakage of secretive information, right. So इसलिए लिखा है there is problem of authenticity. Next, there may be a problem of in-depth knowledge of all relevant laws. अब जरूरी तो नहीं कि उनको सारे लॉज के अते पते हों, है ना. तो कभी कभी होता है दैट दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विथ द रिक्वायर्ड नॉलेज, एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ अगेन लैंग्वेज बैरियर्स. ये आप हर में लिख सकते हो हर डिसएडवांटेज में. LPO also gets affected by geographical hurdles, है ना. तो जैसे आज मेरी कंपनी महाराष्ट्र में है और मेरा LPO है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो वहां पर लॉज अलग है, हमारे यहाँ लॉज अलग है, राइट. तो ये जोग्राफिकल हर्डल्स हैं, है ना. तो वहां पर लॉज कुछ अलग हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी वो अपने स्टेट के लॉज अप्लाई कर लें गलती से, राइट. और जोग्राफिकल एरर्स है, मतलब कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगा, कल्चरल बैरियर्स भी होंगे, राइट. सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट LPO. अब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हैं. BPO KPO वाला इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला डिफरेंस. अब देखो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, ये मतलब समझाओ तो खुद से भी आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट्स लर्न करने हैं, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. फिर आप खुद से भी लिख सकते हो दोनों का कंटेंट, राइट. सो वर्क स्मार्टली. आप ये जो नोट्स हैं, ये जो टेक्स्ट बुक में आपको जो नोट्स दिए हैं,
ये आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको डिफरेंस खुद से भी लिखने को जम जाए, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू बेसिकली फोकस ऑन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। सो मेक श्योर कि ये जो आगे जो कंटेंट जो कंसेप्ट दिए हैं, नोट्स हैं, वो आप इतने अच्छे से कर लो दैट यू कैन फ्रेम योर ओन डिफरेंसेस ऑल्सो, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट संडे हम चैप्टर करेंगे वो मैं अगेन आपको ग्रुप पर बता दूंगी, थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू कर लेना, ठीक है।